तो हमने पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है। कंडक्टर के अंदर हमारे आयंस हैं, मेटल के आयंस यानी एटम्स जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो चारों तरफ लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मेटल आयंस हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का सी है, सागर है, और उसके अंदर जो मेटल आयंस है ना वो आइलैंड्स की तरह बैठे हैं, और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन का सागर मंडरा रहा है। ठीक है, चाहे हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ें चाहे ना जोड़ें, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही होंगे। तो फर्क क्या होता है? यही फर्क तुमने पिछली बार देखा था कि ये फर्क क्या है। ये फर्क वो फर्क है कि जब हम बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे इधर उधर, और मूव करने के लिए एनर्जी आती है एटमॉस्फेयर से, टेम्परेचर से। उस टेम्परेचर को लेकर रैंडम मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तब वो रैंडम के साथ साथ धीरे धीरे ऐसे ऐसे सरकना भी शुरू कर देते हैं। समझ गए? रैंडम मोशन के साथ साथ धीरे धीरे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी सरकना शुरू कर देते हैं। इस सरकने की जो रेट है ना, ठीक है, इस वेलोसिटी को ही हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो हमने यही दो तीन फॉर्मूले निकाले थे। एक तो हमने निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक निकाला था हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में फॉर्मूला, है ना, और फिर हमने ओम्स लॉ निकाला था। अब हम लोग ओम्स लॉ से आगे चलना शुरू करेंगे। तो ब्रीफली मैं एक बार बताता हूँ ओम्स लॉ हमने कैसे डिराइव किया था। हम लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो फॉर्मूला आया था वो लिखा था I इज इक्वल टू NAEVD। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में फॉर्मूला निकाला था, यही था ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? VD इज इक्वल टू EE बाई M इंटू टॉ। याद है कि नहीं, भूल गए? यही था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी सरकने की वेलोसिटी है ना। जैसे कोई जबरदस्ती उनको इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेके जा रहा है, वो लोग जाना नहीं चाह रहे, वो रैंडमली मूव करना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन बैटरी से जोड़ते ही वो धीरे धीरे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सरकना शुरू कर देंगे, ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे। यही है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ई का नहीं पता लग रहा है, ई क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? इसको, इसका नाम लेते ही बच्चों को टॉर्क याद आता है। टॉर्क, टॉ सुनते ही टॉर्क याद आता है, लेकिन यहां पर यह है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? रिलैक्सेशन, रिलैक्स करने का टाइम। इलेक्ट्रॉन दो ही काम करता है, या तो चलता है या टकराता है, चलता है या टकराता है। ठीक है, चला, टकराया, फिर चला, फिर टकराया। किससे टकराया? दूसरे इलेक्ट्रॉन से, मेटल आयन से टकराया। ठीक है, और चलने के लिए एनर्जी रूम टेम्परेचर से आई, तो चला, टकराया, चला, टकराया, चला, टकराया, चला, टकराया। तो रिलैक्स कब किया? दो टकराने के बीच में रिलैक्स किया। उसने रिलैक्स कब किया? दो टक्करों के बीच में रिलैक्स किया। तो रिलैक्सेशन टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि इट इज एवरेज टाइम स्पेंट बिटवीन टू कोलिजन्स। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है ये सारी बातें, क्योंकि इन्हीं को लेकर के हम एक इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। एक तो ओम्स लॉ, दूसरा रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। ये आज हम लोग इसी चीज को अच्छे से समझेंगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क होता है, आज का हमारा यही टॉपिक होगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। इसकी वैल्यू इसमें पुट करने पर I मिला NAE EE टॉ बाई M, और इससे मिला NAE स्क्वायर E टॉ बाई M। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा जैसे हाँ कुछ जानी पहचानी सी चीज कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे NAE स्क्वायर टॉ बाई M
और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वोल्टेज बाई लेंथ, वोल्टेज बाई लेंथ, है कि नहीं? ये तो फॉर्मूला हमारा, ठीक है। एक तरफ करंट आ गया, एक तरफ वोल्टेज आ गई, क्लियर। अब इसी को समझो थोड़ा सा आगे चल के कि इस सब बातों का, इन सब बातों का क्या मतलब है। तो आई, अब देखो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हम बड़े आराम से बदल सकते हैं? क्या हम एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। एरिया ऑफ कंडक्टर, ये हमारे हाथ में है, लेकिन एक बार वायर को बनाने के बाद बार बार हम उसको बड़े आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो एरिया भी एक बार बना दिया, ये भी फिक्स है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इसको बदल सकते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, नेचर का कांस्टेंट है, ये तो बदल ही नहीं सकता। रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, दो टक्करों के बीच में बीता हुआ समय, हम इसको भी बदल तो सकते हैं, ठीक है। ये कब बदलेगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे। गर्मी में गर्म हो जाएंगे, गुस्सा आएगा और जल्दी टक्कर मारेंगे बहुत तेजी से। ये होने वाला है, समझ गए? इसका मतलब अगर टेम्परेचर को ना चेंज करो, अगर टेम्परेचर को ना छेड़ो, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बेचारे उसी स्पीड से चलते रहेंगे, यानी रिलैक्सेशन टाइम में फर्क नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं बदलने वाला, ये भी कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, तार की लंबाई, ये तो हमने बना दी है ना, वायर को हमने लगा रखा है सेल के बीच में, ना तो उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं हम लोग, ना उसकी मोटाई को यानी एरिया को चेंज कर सकते हैं। रह गई वोल्टेज, वोल्टेज तो बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेल बदल दिया, दूसरी वोल्टेज का सेल लगा दिया तो वोल्टेज बढ़ गई। अगर हमने बीच में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो वोल्टेज को बढ़ा दे तो वोल्टेज फिर बढ़ गई। यानी इन सारी चीजों में सबसे आसानी से बढ़ने वाली चीज दो ही है, एक तो टेम्परेचर और एक वोल्टेज। लेकिन हमने वादा किया है कि हम टेम्परेचर को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यही जो वादा है ना टेम्परेचर को ना बढ़ाने का, यही ओम्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर ना बढ़े, और कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए लंबाई बढ़ जाए, कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए उसकी मोटाई बढ़ जाए, क्योंकि यही चीजें हैं आसानी से बढ़ने वाली। तो अगर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है, यह है ओम्स लॉ। क्लियर? बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि ओम्स लॉ क्या होता है, करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा बड़ी वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये वैसा ही है। अब वोल्टेज को तुम समझो ऐसे, तो ये ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो कि किसी वायर के दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज की वजह से करंट पे फर्क पड़ता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो सिंपल, कि एक पानी टंकी है इधर इतनी ऊपर और एक पानी टंकी है इधर, बीच में तुमने पाइप जोड़ दी, बीच में उनके बीच में पाइप जोड़ रखी है ऐसे, तो पानी का जो स्पीड है ना वो कब बढ़ेगी कब घटेगी वो डिपेंड करता है कि टैंकियों के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है। अगर हाइट का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पानी की स्पीड ज़्यादा होगी, तो डिफरेंस हाइट जो है ना वही वोल्टेज है। इलेक्ट्रिसिटी में इसी को वोल्टेज कहेंगे, समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी में इसी को वोल्टेज कहेंगे। जितना टैंकियों के बीच में हाइट का डिफरेंस होगा ना उतना ज़्यादा पाइप में से तेजी से करंट आएगा, ठीक है, और जितना कम बीच में डिफरेंस होगा
उतना कम पानी जाएगा, समझ गए। और दोनों टैंकियों में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी जाएगा ही नहीं, यानी दोनों की वोल्टेज बराबर तो करंट नहीं जाएगा। वोल्टेज बराबर मतलब जीरो, जीरो वोल्टेज, समझ गए, ठीक है। तो यही ओम्स लॉ है कि अगर टेम्परेचर को ना बदलो तो करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, इतनी सी सिंपल सी बात है। और बशर्ते प्रोवाइडेड कि बीच में कोई तार को खींच ना दे, तार को कोई दबा ना दे, मतलब किसी प्रकार का खिंचाव भी दबाव भी ना हो, टेम्परेचर भी ना बदले, तो ये दो तीन कंडीशन है तो हमारा ओम्स लॉ वैलिड रहता है। क्या है, स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी प्रॉपर तरीके से। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, बड़े आराम से अच्छे से लिखते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बड़े काम की है। इसकी जो कंडीशंस है ना वो और इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है द करंट flowing in a conductor ठीक है is directly proportional to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज भी कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो। तो एक अच्छा सा वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज वही है, वोल्टेज ही है कि करंट फ्लोइंग इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और थोड़ा सा और पढ़े लिखो वालों की भाषा में थोड़ा अच्छा लगता है पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड between the ends of the conductor, ठीक है। और कंडीशन क्या, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, है ना, इसकी बात तो हम कर चुके हैं ना पहले ही। टेम्परेचर, खिंचाव तनाव, स्ट्रेस स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट, यह है ओम्स लॉ। ये सारी बातें हम कर चुके, बस मैंने अब लिख के दिखाया तुम लोगों को। ओके, तो ये है हमारा ओम्स लॉ कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड, ये फिजिकल ये जो कंडीशन है ना ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, खिंचाव तनाव ना हो, वायर एक्सपेरिमेंट करते करते वायर लंबा कर दिया जाए, एक्सपेरिमेंट करते करते वायर को काट दिया जाए, है ना, ये नहीं होना चाहिए, समझ गए। तब ओम्स लॉ वैलिड है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे जैसे टैंकियों की हाइट को बढ़ाओगे तो पाइप में से पानी की स्पीड भी बदल जाएगी, है कि नहीं। अब जो मतलब 15-15, 20-20 माले की बिल्डिंग में रहते हैं उनकी पानी टंकी सबसे ऊपर रखी रहती, और सबसे ग्राउंड फ्लोर वाले पे जो पानी की स्पीड है ना वो जबरदस्त होती है, और जो 19वें माले पे रहता है, 19वें फ्लोर पे रहता है, उस पे पानी की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना, ये हम रोज देखते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो यही वही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बात करें तो टैंकियों की हाइट की जगह वोल्टेज आ गई और पानी की स्पीड की जगह आ गया करंट। ओके, तो ये कंडीशंस तुम्हें याद रखनी है। अब हम इससे आगे चलते हैं, इसका ग्राफ स्टडी करेंगे और ग्राफ से भी एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी, उसको भी देखते हैं।
तो हमने जो इक्वेशन बनाई ना, I इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल इंटू वी, है ना, यही लिखा था ना हम लोगों ने। ये चीज अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ये सारी चीज कांस्टेंट हो जाती हैं, ये सारी चीज कांस्टेंट हो जाती हैं। सो I इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वोल्टेज, है कि नहीं। और ये कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट तो ये है। सो इस कांस्टेंट को हम लोग नाम देंगे 1/r, इस कांस्टेंट को नाम देंगे 1/r। इसका मतलब क्या हुआ, 1/r किसकी इक्वल है, 1/r है एन ए ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल के बराबर है। एंड व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक और काम का फॉर्मूला, इस इक्वेशन को हमारे काफी देर हो गई हमारे साथ है ये इक्वेशन, लेकिन अब मैंने इसको एक नाम दिया है आर, इसको एक नया नाम दिया है, इसका नामकरण कर दिया है आर। आर मतलब रेजिस्टेंस, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। आर का मतलब है रेजिस्टेंस, रुकावट, करंट के रास्ते में रुकावट, ठीक है। करंट के रास्ते में क्या क्या रुकावट होंगी, वो सारी चीजें यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, अब इसको आगे चल के और थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं इसको अच्छे से। आर रेजिस्टेंस आ गया, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। इस इक्वेशन को दोबारा से देखो, इसको दोबारा से देखते हैं। R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल सही समय आ गया, बिल्कुल ध्यान देने का, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। R इज इक्वल V बाई आई, ठीक है। हमने वोल्टेज के बारे में पढ़ा, करंट के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया। अब ये देखो R इज इक्वल टू V बाई आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्योंकि R कांस्टेंट है, R क्या है, ये याद रखना है कि R कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर ना बदले। बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि टेम्परेचर पे कैसे फर्क पड़ता है, लेकिन फिलहाल मैंने कहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, समझ गए। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे करंट भी घटेगा, समझ गए। इनका जो रेशो है ना, इनका जो रेशो होगा V बाई आई, वो कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टेंस, समझ गए, ठीक है। अगर ग्राफ बनाया जाए, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ, यहां पर वोल्टेज, यहां पर करंट, कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, कोई करंट नहीं, समझ रहे, कोई वोल्टेज नहीं, कोई करंट नहीं। जब तुम सेल ही नहीं जोड़ोगे तो करंट आएगा, है कि नहीं। सो नो वोल्टेज नो करंट। और जैसे जैसे हम फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ना शुरू करेगा, वैसे वैसे करंट भी बढ़ना शुरू करेगा, समझ गए। तो अगर हम देखें, दो वोल्टेज लेते हैं, एक वोल्टेज V1, एक वोल्टेज V2, यहां पर करंट होगा I2, ये करंट होगा I1। तो अगर हमने वोल्टेज बढ़ाई कहां से कहां तक, V1 माइनस V2, तो करंट बढ़ गया I1, I2 से I1 हो गया, ठीक है। तो ये तो है तुम्हारा, इसको कहेंगे डेल्टा V, इसको कहेंगे डेल्टा V, और इसे कहेंगे डेल्टा I। ये है रेजिस्टेंस, यानी इस लाइन का स्लोप, यानी कि इस लाइन का स्लोप, ये वाला एंगल tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। थोड़ा अब tan थीटा के हिसाब से तो उल्टा आ रहा है ना,
इज डेल्टा आई बाई डेल्टा वी, ये तो क्या 1/r हो गया, ठीक है। सो इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, लाइन का जो स्लोप है ना वो कांस्टेंट है, मतलब इसका जो ढलान है ना वो हमेशा उतना ही है। ऐसा कब है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ हुआ और हमने देखा कि डेल्टा वी बाई डेल्टा आई को ही हम करंट रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो स्लोप निकाला हम लोगों ने डेल्टा आई बाई डेल्टा वी परपेंडिकुलर बाय बेस 1/r। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस G। G इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। करंट और वोल्टेज का स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, ढलान बदल नहीं रहा। ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हर चीज में नहीं होता, कभी कभी ये ढलान बदल सकता है। क्या हो गया? ठीक है, G इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब यूनिट की बात करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम्स, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम्स। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स, ओम, ओमेगा। और यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, unit of conductance is called ohm inverse, ohm inverse या ohm raised to minus 1, ohm inverse या ohm raised to minus 1, ठीक है। तो हमने सारी बातें कर ली ओम्स लॉ की, क्लियर। अब आगे चलते हैं इससे। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर की वजह से, जो मैं बहुत देर से तुम्हें बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस, हमें टेम्परेचर नहीं बदलना है ना। मैंने तुम्हें बहुत देर से कहा कि भाई हमारे हाथ में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो वोल्टेज हमारे हाथ में है, दूसरा है टेम्परेचर हमारे हाथ में है। टेम्परेचर को ना बदलो, क्यों? टेम्परेचर बदल जाएगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। कुछ ऐसी डिवाइस भी होती हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे उपकरण भी होते हैं जिसके अंदर वोल्टेज और करंट का जो रेशो है, ठीक है, जो करंट और वोल्टेज का जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। मतलब अभी भी हमने देखा कि करंट और वोल्टेज का जो स्लोप है ना, करंट और वोल्टेज का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ग्राफ बने, कोई जरूरी नहीं कि वोल्टेज बढ़ा और करंट बढ़ेगा, ठीक है। जो ऐसा स्लोप, जिसका स्लोप कांस्टेंट रहे, ठीक है, जिसका स्लोप कांस्टेंट रहे, जिसका स्लोप कांस्टेंट रहे उसको कहते हैं ओमिक डिवाइसेस। ओम्स लॉ को ओबे करने वाली ओमिक डिवाइसेस, समझ गए? ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। सो हम लोग लिखेंगे अब एक नई चीज, ठीक है। ये भी बड़े काम की चीज है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइस क्या होते हैं ये हम देखेंगे। सो ओमिक डिवाइसेस, ओमिक डिवाइसेस विच ओबे, जो ओम्स लॉ को ओबे करें, विच ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। और कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ओम्स, उनका ग्राफ ऐसा होगा, यहां वोल्टेज, यहां करंट, कुछ भी हो सकता है। ऐसा होगा ग्राफ, ऐसा भी हो सकता है, देख रहे हो? स्ट्रेट लाइन नहीं है। वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बराबर नहीं बढ़ रहा, स्लोप बराबर नहीं है। कहीं पर कुछ स्लोप है, कहीं पर कुछ स्लोप है, कहीं पर स्लोप खत्म हो गया, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ स्लोप कम हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया स्लोप, यहाँ पर स्लोप और भी कम हो गया।
तो ये है नॉन ओमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती। एग्जांपल क्या है इसके? एग्जांपल है डायोड्स। हम बातें पढ़ेंगे इनके बारे में, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये नॉन ओमिक डिवाइस है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। दीज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस, क्लियर। इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तुम्हें याद रखना है कि जो ओम्स लॉ को ओबे करें ओमिक, जो ना करें नॉन ओमिक। तुम्हारा ग्राफ तुम देख रहे हो, वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, करंट या तो पहले बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, फिर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया, फिर पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बाद में बिल्कुल बढ़ना ही बंद हो गया। समझ गए? ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल मजेदार है, अच्छी है और कॉमन सेंस से जुड़ी हुई है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं, R इज इक्वल टू एम एल बाई एन ए ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडमली मूव करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जब सेल से ना जोड़ो। ठीक है, और उनका रैंडम मोशन बढ़ जाता है अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जल्दी जल्दी चलना शुरू करते हैं रैंडमली। और जब हमने सेल के साथ जोड़ दिया तो रैंडम मोशन नहीं छोड़ते अपना। समझ गए? रैंडम मोशन नहीं छोड़ेंगे, अपना अपने कैरेक्टर में रहेंगे। क्या कैरेक्टर उनका? रैंडम रहना। अपने कैरेक्टर में रहेंगे, रैंडम रहेंगे। लेकिन जब तुमने सेल में जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया, तो वो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे, है ना। उनके बीच में, दो टक्करों के बीच में स्पीड बढ़ जाएगी, तो दो टक्करों के बीच में टाइम घट जाएगा, जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे, यानी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। ठीक है, आसान सी बात है भाई, कॉमन सेंस की बात है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे, और जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे, दो टक्करों के बीच में टाइम घट जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम तो घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी, है कि नहीं। ऐसे भी समझ लो कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन तो रैंडम हो गए ना, ज़्यादा रैंडम हो गए, जल्दी जल्दी टक्कर मारने लग गए, तो अब ड्रिफ्ट करने की जो स्पीड है ना वो घट जाएगी, धीरे धीरे ड्रिफ्ट करेंगे, उतनी तेज़ी से ड्रिफ्ट नहीं करेंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी। समझ गए? क्लियर? क्या कहेंगे इसको? जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, और इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे? एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, as temperature is increased, the relaxation time decreases, relaxation time decreases, and hence resistance of the conductor increases। ठीक है, बस क्लियर? तो आज इतना ही करते हैं, अच्छे से नोट कर लो और लिखा हुआ अच्छे समझ लो। बहुत इजी है यूनिट, ये वाला आसान है, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है, और करने से ही होगा, बिना करे से कैसे होगा। ठीक है, तुम्हारे पास एक ही काम है आजकल घरों पे, पढ़ना
है कि नहीं, और घर के काम करना, घर के अंदर ही रहना, बाहर ना निकलना। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय।